हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का नॉलेज पावर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने भाग 1 और 2 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़े थे। कुछ क्या, सारे ही पढ़े थे। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे जो कि महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको एक ही बार में याद करना है। ऐसा नहीं कि एक परीक्षा में गए हम इतने याद करके फिर दूसरे एग्जाम में गए फिर उतने याद किए। ऐसा नहीं करना है, एक ही साथ सारे याद करने हैं ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक। इजी भी याद करने हैं, हार्ड वाले जो किसी को याद नहीं है वो भी याद करने की ट्राई करनी है, क्योंकि इजी तो याद होने ही चाहिए। क्योंकि अगर इजी ही याद नहीं होंगे तो फिर मतलब ही क्या रहा, क्योंकि जो सारे सही करके आ रहे हैं वो तो करने ही है। तो आज हम बात करेंगे भाग 3 की। पॉलिटी का वीडियो भी हमारा थर्ड है ये। भाग 3 हमारा कहता है मौलिक अधिकारों के बारे में। यानी कि हमें मौलिक अधिकार देती है सरकार, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 3 के अंदर। ठीक है। इसे भारत मतलब संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं हमारे में। और इसमें हमने कल तक पढ़ा था कि 11 अनुच्छेद तक हमारी नागरिकता है। तो ये अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, यानी कि 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों के बारे में है। ये हमें वो मतलब ऊपर से पता होना चाहिए कि 12 से 35 के बीच में कोई भी अगर हमारे पास अनुच्छेद आता है तो हमारा दिमाग सीधा मौलिक अधिकारों के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 12 से 35 के मध्य के जितने भी अनुच्छेद है वो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो भारत के नागरिकों को हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही है। क्योंकि एक मौलिक अधिकार है जो कि हटा दिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। इनकम वाला, तो इनकम वाला हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि मतलब उसे लीगल अधिकार बना दिया, मतलब कानूनी अधिकार है वो है। पहले पहले हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है। तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ये जैसे हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 अधिकार है। तो 6 कौन कौन से अधिकार है? पहला है हमारा समानता का अधिकार। ये हमें पहले तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है, ये पता होना चाहिए। फिर जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्रेजेंट में है, वो कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक है, ये भी पता होना चाहिए। तो हम बात करें समानता का अधिकार की, तो समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18, यानी कि 14 से 18 तक कोई भी अनुच्छेद होगा वो समानता की बात करेगा। तो ये ऊपर से ओवरव्यू अगर आपको पता होगा, तो जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, वो लगभग है ऐसा, मतलब उसमें ऐसी चीजें लिखी गई है जो कि हमें समान दिखाते हैं, यानी कि हर तरीके से समान दिखाते हैं। तो हम उसको बता सकते हैं कि मतलब ऑप्शन में अगर कुछ अलग हुआ तो हम सीधा कह सकते हैं कि 14 से 18 के बीच जो भी आएगा वो समानता के अधिकार के अंदर आएगा। ठीक। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक अनुच्छेद में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेके 28 तक है। और फिफ्थ नंबर पे है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार होता है, शैक्षणिक अधिकार है, जो कि हमारा 29 से 30 के अंदर है। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर है। तो इसके अंदर पहले हमारे पास संपत्ति का अधिकार भी था। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन ये जो अनुच्छेद 31 में था। ठीक है। जो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उससे पहले था ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 300 ए, अब ये भी बात हमें पता याद रखनी है कि अनुच्छेद 300 ए के अंदर भेज दिया गया है हमारे संपत्ति के अधिकार को। ये अंतर्गत ये संवैधानिक और कानूनी अधिकार बन गए, यानी कि अब जो सरकार चाहेगी वो कर सकती है। पहले ऐसे नहीं था कि सरकार जो चाहे वो हमारी संपत्ति के साथ कर सकती थी। तो ये करना एक तरीके से ठीक भी है, और दूसरे अगर गलत यूज करे सरकार तो ये गलत बात भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि सरकार के बड़े 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 प्रोजेक्ट है, जैसे सड़क है, रेलवे लाइन है, ये अगर किसी की जमीन के बीच में आ रही है, अगर कोई मना कर दे अपनी जमीन देने के लिए, तो वो कोर्ट में जा सकता था। फिर कोर्ट केस चलते, उतने में सरकार के काम पेंडिंग रहते थे। तो सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया, और इस अधिकार को एक कानूनी अधिकार बता दिया। यानी कि कानूनी अधिकार है, तो अब सरकार हमसे जमीन छीन भी सकती है, हालांकि पैसे दे के लेती है। ये अच्छी बात है सरकार की। ठीक है।
नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ा है, तो हमने 14 से पढ़ा है समानता का अधिकार, लेकिन 12 और 13 तो पढ़ना ही है ना। तो अनुच्छेद 12 है हमारे पास, जो कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य में शामिल है। ठीक है, ये राज्य की परिभाषा कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगा। राज्य, तो राज्य क्या होता है कि भारत सरकार एवं संसद, ये राज्य के तहत आएगा। राज्य सरकार, विधानमंडल राज्य में आते हैं। स्थानीय प्राधिकरण है, भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में कुछ भी अन्य प्राधिकरण है, जो संस्थान है, वो राज्य के एज, मतलब राज्य की परिभाषा ये है। इसमें राज्य की परिभाषा ये नहीं है कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये वाली परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा है कि जो अपने कानून बनाए वो वाली होते हैं राज्य। तो राज्य की परिभाषा दी गई है 12 के अंदर। इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें अब लास्ट पढ़ देंगे। अनुच्छेद 13 है, जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को उससे वॉइड कर दिया जाता है, यानी कि उसे शून्य माना जाता है। जो भी कानून बनाएगी सरकार, वो मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचाएगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है कि संविधान पहले के कानून, संविधान से पहले के कानून जो भी है वो रह सकते हैं। संविधान के बाद बनाए गए कानून, जो संविधान के बाद बनाए गए कानून है, जो जनता के लिए सही है, वो भी रह सकते हैं। राज्य द्वारा बनाए गए नियम और आदेश आदि, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भी दी गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है हमारे। और न्यायिक पुनरावलोकन विवलोकन हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 137 में, जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब ये बात वहाँ भी लिखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ये है हमारा प्योर अधिकार, समानता का अधिकार से अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक चलते हैं, तो उसमें हमारे सारे अधिकारों की चर्चा की गई है। तो हम समानता के अधिकार की बात करें तो ये समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 तक हम जब भी जितने भी अनुच्छेद बनेंगे 18 तक, उसमें हम हमारी समानता के बारे में बात करें, समाज के अंदर, देश के अंदर हमारी समानता की बात करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी समानता की बात करे तो समझ लेना चाहिए कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कानून के समक्ष समानता कौन से में, तो आपको ये पता नहीं है कि कानून के समक्ष समानता कौन से में, लेकिन आपके पास ऑप्शन आ जाए, जैसे 14 आ जाए, 19 आ जाए, 22 आ जाए और 25 आ जाए, तो आप इसमें अगर ये लाइन आपको याद होगी तो ही आप इसको सही कर सकते हो। जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता की बात, तो 19 में है ही नहीं, 22 में है ही नहीं, 25 में है ही नहीं, तो बच्चा 14, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से हम शुरू करते हैं, जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण की प्राप्त है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो कानून की समक्ष समानता है और एक कानून का समान संरक्षण है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई। यानी कि इस कानून की समान समानता ब्रिटेन से के संविधान से ली गई है, और समान संरक्षण है जो कि अमेरिका के संविधान से ली। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक, समानता का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बिल्कुल समान व्यवहार हो। ये बात जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में समान व्यवहार हो, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। युक्ति संगत वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी चल सकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमें आरक्षण दिए जाते हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण, आरक्षण, SC ST आरक्षण, हर जगह ऐसे चलता है, तो वो माना जाता है, ऐसे कि नहीं कि हर जगह समान ही रख दिया जाए। हम बात करें अनुच्छेद 15 की, जो कि समानता के अधिकार के अंदर आता है हमारा, जिसमें लिखा है भेदभाव निषेध, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें यही लाइन इंपॉर्टेंट है, राज्य केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा भारत में, ऐसा इसमें लिखा गया है। लेकिन विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अलग प्रावधान है।
जैसे कि महिलाओं और बच्चों के लिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए, कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए, इन सब के लिए आरक्षण है तो वो समान। जैसे आरक्षण, अब आरक्षण कोई समानता का विषय नहीं है, ये हमें समाज में समान थोड़ी करते हैं, लेकिन ये पहले से ही पिछड़े हुए लोग हैं जिनको आगे बढ़ाना जरूरी है, उनके लिए आरक्षण दिया जाता है। तो ये एक अपवाद होता है जिसमें ऐसा नहीं कह सकते हम कि भाई हमने तो पढ़ा है कि ये समान संरक्षण है कानून का, समानता मिलनी चाहिए, उस हिसाब से आरक्षण नहीं होने चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन आरक्षण दिया जाता है क्योंकि वो पहले से ही पिछड़े हुए होते हैं। इसमें हमने बात की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण। तो ये अनुच्छेद 15 के 6 नंबर पॉइंट में ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान है, ये आपको याद रखना है ना। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, अनुच्छेद 15 के 6 नंबर पॉइंट में ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान का आरक्षण प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला समानता का अधिकार में हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर, यानी कि जो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें सब लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी आरक्षण आते हैं। तो उसकी चर्चा करें हम, तो सरकारी रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए, ये बात कही गई है, लेकिन राज्य पिछड़े वर्गों को के लिए आरक्षण आदि की व्यवस्था कर सकता है, यानी कि समान तो होना चाहिए लेकिन आरक्षण दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लोज हमें याद होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि क्लोज याद हो, अगर नहीं हो तो जिसमें इतनी इसमें अनुच्छेद 16 में जितनी बातें लिखी वो सारी हमें याद होनी चाहिए। ठीक, 16 का 4 नंबर पॉइंट कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, और 4 का ए नंबर पॉइंट कहता है एससी एसटी में पदोन्नति में आरक्षण, यानी कि उनके प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए। और 16 के 4 का बी कहता है कि कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी, वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और 16 का 6 में भी क्या का यही लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16 केवल नागरिकों से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंदर ही आता है अनुच्छेद 17। 17 में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के समाप्त करने की बात कही कि इसका किसी भी रूप में पालन करना अपराध है। इसके उल्लंघन के लिए कानून बनाए गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो 1955 में बने। ठीक, अनुच्छेद 18 की बात करें हम, जिसमें लिखा गया है कि उपाधियों का अंत, यानी कि किसी को कोई उपाधि नहीं दी जानी चाहिए, राजा महाराजा, राजाधिराज, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, वो सारी उपाधियां लेते थे ना, वो वाली उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसके अंदर लिखा गया है हमारे राज्य सेना, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी कि सेना और जो एजुकेशन के अंदर उपाधि आती है उसको छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा, जैसे कि राजा महाराजा राय बहादुर, ये सारी उपाधियां कैंसिल कर दी गई है, ये सारी उपाधियां नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री को सामान्य संवैधानिक अर्थ में उपाधि नहीं माना जाता है वैसे तो इसका नाम के आगे पीछे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाए। ठीक है, इनको उपाधि नहीं माना जाता तो ये दिया जाता है, जैसे भारत रत्न किसी का नाम लगा दो पीछे जिसको मिला हो, पद्म विभूषण मिला हो, पद्म श्री मिला हो। ठीक, तो ये समानता के अधिकार हमने पढ़ लिए। कौन कौन से समानता के अधिकार थे? समानता के अधिकार में हमने 14 में पढ़ा कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। 15 में हमने पढ़ा भेदभाव मुक्त भारत, और 16 में हमने पढ़ा नौकरी में नियोजन। ठीक है, और 17 में हमने पढ़ा अस्पृश्यता का अंत, और 18 में हमने पढ़ा उपाधियों का। तो ये 5-6। ये भी पूछा जाता है कि समान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर समानता के कितने अनुच्छेद है, ये भी पूछा गया। समानता के कितने अनुच्छेद है, तो कितने अनुच्छेद है हमारे? 5 अनुच्छेद है समानता के, 14, 15, 16 और 17, 18। ठीक, इसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी गई, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, और मेन तो पता ये होना चाहिए कि समानता का अधिकार हमारा 14 से लेकर 18 तक है, यानी कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने की नौबत आ जाए तो भी हम कर सकें ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, यानी कि 18 तक हमने समानता के अधिकार को पढ़ा, अब 19 से 22 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद में बहुत प्रकार की हमें आज़ादी दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करें हम, अनुच्छेद 19 की बात करें जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमें। ठीक है, 6
टाइप्स की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 19 के अंदर जितनी भी हम बातें पढ़ेंगे ये केवल भारतीय लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी के लिए भी ये बात सत्य है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है इसमें लिखा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी, ठीक। शांति शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी। थर्ड में लिखा गया संघ संस्था सहकारी समितियां बनाने की आज़ादी। और फोर्थ में लिखा गया भारत में स्वतंत्र आवागमन की आज़ादी। फिफ्थ में लिखा गया भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक। 6 में लिखा गया कोई व्यवसाय व्यापार पैसा पैसा करने की स्वतंत्रता, ठीक। और संपत्ति रखने के अधिकार को पहले मतलब ये ऐप में था, 6 में था, ये 6 वाला जी में था, तो ये बी हटने से वो ऊपर आ गया, ठीक है। 19 के फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर 6 बातें की गई है। ऐप में था लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए, ये 1978 में। ये लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, सॉरी 1978, ठीक। अब इनको याद कैसे रखना है, तो एज ए आप मानो कि आप भारत में नए नए आए हो, मतलब जैसे भारत अभी बन ही रहा है, संविधान बन रहा है, तो आपको क्या कौन कौन सी आज़ादी दी जाएगी। सबसे पहला आपका अधिकार क्या होना चाहिए, आपको मतलब बोलना चाहिए, ये पहली बात होनी चाहिए, यानी कि आपको बोलना चाहिए, ठीक। तो 1 नंबर में लिखा है कि आप बोलो। अगर आप बोलोगे तो लोग इकट्ठा होंगे सुनने के लिए, तो आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, यानी कि लोग इकट्ठा हुए तो आप बोल सकते हो, ये दूसरे में लिखा गया है, ठीक है। अब आप इकट्ठा हो गए हो, तो अब इकट्ठा हो गए हो तो जिसके खिलाफ बोल रहे हो, जिसके लिए बोल रहे हो, जिसके लिए अच्छा बोल रहे हो, जिसके लिए बुरा बोल, उसके लिए एक समिति बनाओगे, संस्था बनेगी, एक आपका ग्रुप बनेगा, मान लो ग्रुप बनेगा मतलब संघ बनेगा, ठीक। ये बात थर्ड में लिखी गई है, ठीक है। अब आपने संघ बना लिया तो आप अब जगह जगह जाओगे सुधार करने के लिए। आज यूपी में कोई आंदोलन करने गए, कल जंतर मंतर पे चले गए, परसों बेंगलोर चले गए, फिर मुंबई चले गए, तो ऐसे अलग अलग राज्यों में जाके आप संघ लेके जाओगे, और संस्थान जाएगी, वहाँ पे सहकारी समितियां जाएगी, तो आप वो आपका ग्रुप जाएगा, तो आपको चारों ओर घूमने की आज़ादी होगी, तभी आप जा पाओगे। तो 4 नंबर में चारों ओर घूमने की आज़ादी लिखी गई है, ठीक है। अब बात करें तो नेक्स्ट, अब आप कहीं चले गए हो, आप मान लो राजस्थान के हो, जोधपुर के हो, तो आप जयपुर चले गए, या आप चले गए जंतर मंतर चले गए, दिल्ली चले गए, यूपी लखनऊ चले गए, कहीं भी चले गए, तो अब आप चले गए हो तो आपको वहाँ पे रुकने की भी आज़ादी होनी चाहिए ना, निवास करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो 5 नंबर में लिखा गया कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो। मान लो आप भारत में कहीं भी निवास करते हो, आप राजस्थान के हो, आप जम्मू कश्मीर चले गए, तो वहाँ आप अपना गुजारा कैसे करोगे। तो आपने अगर वहाँ निवास कर लिया तो आप वहाँ पे व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे, वो सारी बातें भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये उससे पहले लिखी गई। तो लास्ट की बात करें हम, तो संपत्ति, अब व्यापार करेंगे तो संपत्ति भी तो होगी, लेकिन वर्तमान में हटा दिया गया, तो अब याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये आपको कहानी याद होना चाहिए कि पहले आप बोलोगे बोलोगे तो शांतिपूर्वक सभा करोगे तो संघ बनेगा तो पूरे भारत में भ्रमण करोगे तो निवास करोगे, अगर निवास ही कर लिया तो आप व्यवसाय करोगे, व्यापार करोगे, अपना काम धंधा तो चलाओगे। तो एज ए कहानी याद होगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 3 4 ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये क्लोज पूछे जाते हैं कि 19 के फर्स्ट के एफ में क्या है, 19 के फर्स्ट के ए में क्या है, 19 के फर्स्ट के बी में क्या। ये 1 2 ए बी सी ऐसे याद करना, जैसे ए है, ये ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। एफ तो ये है, हालांकि ये हट गया तो ये जी में आएगा, ठीक है, 6 नंबर वाला जी। जो व्यापार वाला है वो सबसे लास्ट में था, ठीक है। तो ये 19 की छह स्वतंत्रताएं आपको याद होनी चाहिए। बात करें हम अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 20 है हमारा अपराध के संबंध में संरक्षण। आपने अपराध कर दिया है तो उसके संबंध में भी कुछ संरक्षण, ऐसा नहीं किसी ने अपराध कर दिया तो उसको ऐसे ही लटका दो, ऐसे ही गोली मार दो, ये मतलब लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता, जिसमें संविधान बना हो ऐसे बातें अच्छी नहीं लगती। तो इसमें ये बातें लिखी गई है कि अपराध के मामले में व्यक्ति को 3 प्रकार की सुरक्षाएं दी गई हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, जो कहता है हमारा कि अपराध करने के बाद बनाए गए कानून से पिछली तारीख से सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि आपने आज अपराध किया है तो आज जो कानून है उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। पहले जो क्या कानून था उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आगे कौन सा कानून आएगा उससे भी आपको आपकी सजा को कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आज आपने चोरी की है
आज चोरी का प्रावधान मान लो कितना है पता नहीं है मुझे। मान लो आज चोरी का प्रावधान है कि चोरी जो भी करेगा उसे 5 साल की सजा मिलेगी। लेकिन आज से 10 साल पहले चोरी करने वाले को फांसी की सजा दी जाती थी। लेकिन चोरी आज आज की है आपने, तो आपको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो कानून ये 20 का नंबर 1 कहता है क्लोज कि आपको आपने जब अपराध किया है उस टाइम के कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। ठीक। और इसका 20 का सेकंड कहता है कि डबल जियोपार्डी नहीं दी जाएगी, यानी कि एक अपराध के लिए कि आपको एक ही बार दंडित किया जाएगा, यानी कि आज आपने चोरी की है तो आज ही आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपको सजा मिल गई है, 5 साल आपने सजा काट ली, 10 साल बाद आपको फिर से पकड़ा गया, आपने पूछा क्यों पकड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपने 5 साल पहले, मतलब 15 साल पहले आपने चोरी की थी तो आपको उसकी सजा हम देंगे। तो ये गलत बात है, ऐसी बात इसमें नहीं करने को कहा। यानी कि फर्स्ट में कहा गया है कि एक अपराध, मतलब आपने जब अपराध किया तो उसी के टाइम के कानून के अनुसार आपको सजा मिलनी चाहिए। और 20 का सेकंड कहता है कि आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसका थर्ड कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, किसी आरोपी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सके। यानी कि पुलिस वाले ऐसा नहीं है कि मार मार के उसको खुद के विरुद्ध ही गवाही दे दे, तो इस गवाही को कोर्ट नहीं मानता, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही को कोर्ट मानता ही नहीं। तो ये तीनों क्लोज आपको याद होनी चाहिए कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों क्लोज। 20 के फर्स्ट में क्या है, 20 के सेकंड में क्या है, 20 के थर्ड में क्या है। तो फर्स्ट में क्या है कि जब जिस टाइम अपराध किया उसी टाइम की सजा दो। सेकंड कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। थर्ड कहता है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, यानी कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अनुच्छेद 20 है ना, भारतीय नागरिकों को भी है और विदेशी नागरिक दोनों के लिए ये बराबर है। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमें बहुत सारी बातें बताएगा, जिसमें ये कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि ये पर्सनल है, आपके जीवन से संबंधित जो भी आज़ादी है ये इसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को, बात लिखी गई है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, इसे सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार माना जाता है क्योंकि जीवन की बात कर रहा है। न्यायपालिका में इसके अंतर्गत कई अधिकार विकसित किए गए हैं, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन जीना, व्यक्ति अपनी गरिमापूर्ण जीवन जिएगा, निजता का अधिकार होगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है उसका, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए उसको, त्वरित न्याय आदि मिलनी चाहिए, मतलब उसको तुरंत न्याय मिलने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। इसका क्लोज भी है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का क्लोज है ए, यानी कि इसे बाद में जोड़, जिसमें ए बी सी डी ऐसा कुछ भी लगे क्लोज में वो बाद में जोड़े गए। ये 19 वाला और 20 वाला ये थोड़े अपवाद है, वो बाद में नहीं जोड़े गए। ठीक। बात करें हम इसकी तो अनुच्छेद 21 हमारा है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार है। यह अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2000 संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया, लेकिन शिक्षा का अधिकार लागू हुआ हमारा 1 अप्रैल 2010 को। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, हर स्लाइड की हर बात जरूरी है, क्योंकि फालतू की बात हम लिखेंगे ही, उतनी बातें लिख के लेके आए जितनी एग्जाम में पूछी गई। नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 22, जो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है। ये कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए ना कि क्यों गिरफ्तार किया गया। तो ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए। भाई किसी को उठा के लेके जा रहे हो, आप उसको कारण तो बताओ कि आप क्यों लेके जा रहे हो उसको। वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी कि जिसको आप उठा के लेके जा रहे हो उसको वकील से मिलने का अधिकार भी है। ये कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, यानी कि आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए अंदर नहीं रख सकते।
ये बातें जो आदमी गिरफ्तार हो रहा है उसके संरक्षण में की, यानी कि अपराधी को ही सम्मान दिया गया है संविधान के अंदर। तो 22 में क्या है, 22 में 3 बातें लिखी गई है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताओ, उसे वकील रखने की आज़ादी दो और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। नेक्स्ट है हमारे पास शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है, एक्चुअल में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। शोषण का अधिकार कौन देगा हमें? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24, ये दो ही अनुच्छेद है ना, 23 और 24, ये इजी है। 23 कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बेगार निषेध, यानी कि आदमी की तस्करी मत करो यार, और उससे बेफालतू में काम मत कराओ। मानव तस्करी पे रोक है, बेगार और जबरन श्रम पकड़ के लेके जाके काम मत कराओ, उससे पूरी सैलरी दी जानी चाहिए। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा में लगा सकता है, ये बात लिखी गई है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा में लगा सकता है। ये नहीं कि ये वो नहीं है कि जबरन श्रम करवा रहे हैं आपसे, लेकिन धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक। अनुच्छेद 24 कहता है हमारा, व्हाइट हाईलाइट है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम निषेध, यानी कि बच्चों से काम मत करो यार, बड़ों से करवा लो, क्योंकि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बड़ों से काम करवा सकता है, लेकिन 23 कहता है कि ऐसा मत करो, जबरन मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। लेकिन 24 कहता है कि बच्चों को छोड़ दो, 14 वर्ष के कम बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है, जैसे कि कारखानों में नहीं करवा सकते आप, खान में नहीं करवा सकते, यानी जोखिम पूर्व रोजगार नहीं करवा सकते, काम नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये बात अनुच्छेद 24 में लिखी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे एक ही स्लाइड में खत्म हो गए। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है, ये भी बड़ा है, 25, 26, 27, 28, यानी कि 4 अनुच्छेद हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिए गए। अनुच्छेद 25 कहता है हमारा, क्या ही कहेगा अनुच्छेद 25 हमें, अनुच्छेद 25 है, ये 26 है। अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, धर्म मानने, धर्म का पालन करने, धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। इसमें एक वर्ड लिखा जाता है अंतःकरण, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में, तो वो अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। अनुच्छेद 26 है कि धार्मिक संप्रदायों को अधिकार, जबकि संप्रदाय बन गया तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक संस्थान स्थापित करना, कोई धार्मिक संस्थान स्थापित करने की आज़ादी होनी चाहिए। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना चाहिए, मतलब अगर धर्म स्थापित ही कर दिया तो भैया उस पर सभा भी, वो सारे प्रोग्राम भी तो करने पड़ेंगे। संपत्ति प्राप्त करना, ये भी अधिकार है। संपत्ति का प्रशासन करना, ये भी अधिकार है। ये सारी बातें मतलब एक एक अगर लाइन तुम याद करो तो तुम अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता याद कर लो, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था याद कर लो। भाई अनुच्छेद 27 कहाँ गया, गायब भी कर दिया, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल ये क्या आर्टिकल लिखा गया भाई, बिल्कुल वैसे गलत लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हैबिट पड़ी नहीं है इसकी। ये आर्टिकल है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम आर्टिकल बचपन से। आर्टिकल 27, इसमें एक ही वर्ड याद कर लो, टैक्स फ्री, ठीक है। आर्टिकल 27 जो कि नहीं लिखा गया था पीडीएफ में, वो टैक्स फ्री, यानी कि धार्मिक कार्यों में जितना भी धन लगेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि मंदिरों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जो धार्मिक ट्रस्ट चलते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए मंदिरों में संपत्ति बहुत होती है। आजकल तो मंदिर सबसे अमीर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद 28 की, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है हमारे पास, जो कि कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, यानी कि आप जो एजुकेशनल है इंस्टीट्यूट, उसमें धार्मिक शिक्षा मत दो, ऐसी बात इसमें कही गई है। ये इसके लिए अलग से प्रावधान है। कुछ धार्मिक चीज़ें पढ़ी भी जाती है, जैसे कि हम संस्कृत को हिंदू धर्म का मानते हैं तो वो पढ़ी भी जाती है। पहले रामायण भी पढ़ी जाती थी,
महाभारत भी पढ़ी जाती थी, ये सारी छोटी छोटी बुकें आती थी, ये पढ़ी जाती थी। तो उसके लिए अलग अलग से प्रावधान है, यानी कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान है शैक्षणिक संस्थानों में, वो अनुच्छेद 28 में लिखे गए हैं। तो इसके अंदर तुम याद करो तो अनुच्छेद 27 तो तुम्हें बिल्कुल याद होना ही चाहिए, अगर तुम चार में से एक करो तो 27 तो याद होना चाहिए कि धार्मिक कार्यों के जो भी धन है, जो भी पैसे है, वो टैक्स फ्री होंगे। ठीक, बाकी सारे याद करो, अच्छी बात है। 1 से 51 तक तो हमें सारे याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटी के शुरू में है और सारे इंटरेस्टिंग है, तो ये सबको लगभग याद होते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम परसेंटेज वो क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो हमारा वो भी सही होना चाहिए, तो वो हमें प्रिपरेशन उसकी करके जानी चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सारे हो गए। 25 में क्या लिखा है, अंत्यकरण की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री होगा। 28 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसके अंदर हम 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। अभी सारा कैंसिल हो जाता है। जिसके अंदर हमारे 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। 2 अनुच्छेद हमने लास्ट और भी पढ़े थे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था 23 और 24, और ये पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर आते हैं। 29 में लिखा गया है कि नागरिकों को किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि कोई वर्ग है, जैसे छोटी कोई जाति है, कोई जनजाति है, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार उनको दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का प्रशासित करने का अधिकार। यानी कोई अगर कोई संस्थान है, अल्पसंख्यक लोग हैं, धार्मिक या भाषाई आधार पर अपनी कोई संस्थान खोलना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाई करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम बात करें हर धर्म की अलग अलग संस्थान होते हैं, वहाँ जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र आज़ादी का प्रावधान है हमारा, वो अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। वो अनुच्छेद 30 में लिखा गया है। यानी कि 29 और 30 में ये 2 बातें लिखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 हमें कहता है बहुत कुछ। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार के बारे में लिखा गया है। ये बात हम 2 बार पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में लिखा गया है। पहले एक मौलिक अधिकार था, इसमें था लिख दिया, मतलब भाई साहब गया। यानी कि ये पहले मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाया गया है। अब ये 300A में लिखा गया है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। बस जरूरी बातें थी जो याद होनी चाहिए। फिलहाल कहाँ है, कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया है, ये 2 बातें पता नहीं चाहिए, और कौन से में पहले था। नेक्स्ट है हमारा बहुत 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 जरूरी, बहुत मतलब बहुत से भी ज़्यादा जरूरी, हमसे ज़्यादा जरूरी है मौलिक अधिकारों के लिए। ये अनुच्छेद है 32। जितनी हमें ज़रूरत नहीं है उतनी मौलिक अधिकारों को ज़रूरत है। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान का हृदय कहा गया, आत्मा नहीं, हृदय। यानी कि संविधान का हार्ट है ये अनुच्छेद 32। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ये बात लिखी गई अनुच्छेद 32 में कि व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट भी जा सकता है, क्यों सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए। ये लिखी बात है 226 आर्टिकल 226 में लिखी गई है ये बात, कि कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है 226 के तहत, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रमुख रेट जारी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन सब अधिकारों को बचाने के लिए 5 रीट है जो जारी कर सकता है। उन रीट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली रीट है हमारे पास बंदी प्रत्यक्ष। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी जो दिख रहा है ना, बंदी, ये बंदी वो जेल वाला, हिरासत वाला बंदी।
तो ये उसमें ये इसी में ये रीट का एक मतलब है कि जो बात रीट के अंदर लिखी गई है वो उस रीट के नाम में ही लिखी गई। जैसे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो अवैध रूप से, अरे यार चेंज हो जाए, भूल जाते हैं। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने प्रस्तुत करना है। ये बात अच्छी बात है कि किसी व्यक्ति को आपने हिरासत में ले लिया तो उसे अदालत के सामने प्रस्तुत भी करो। ये अनुच्छेद 22 में भी लिखा था, 22 के थर्ड में लिखा गया था ना ये, कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। तो यही बात लिखी गई है, ये रीट भी जारी होती है जिसके अवैध रूप से अगर किसी को आपने हिरासत में लिया है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। और सेकंड है हमारा परमादेश, इसमें भी लिखा परम आदेश, हम आदेश देते हैं लोक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य करने का आदेश, ये बात भी लिखी गई है सेम। तो इसमें ज़्यादा जोर लगाने की वो ज़रूरत नहीं है। अब आएगा जोर। तो आप बात करो प्रतिषेध की, प्रतिषेध का ऐसा कोई मतलब ही नहीं निकाल सकते आप। इसमें लिखा गया है कि निचली अदालत अधिकरण को कार्यवाही रोकने का आदेश, यानी कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को उसका कार्य रोकने का आदेश भी दे सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकता है कि आप रुको, हम गाइड करेंगे आपको कैसे काम करना है। और फोर्थ है हमारा उत्प्रेषण, इसका भी मुझे तो कोई मतलब ही नहीं पता। तो इसमें भी यही बात लिखी गई है कि निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और रिकॉर्ड मांगने की रीट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मांग सकता है, उसके निर्णय को रद्द भी कर सकता है। और हाई कोर्ट जैसे जिला न्यायालय जो भी होता है उसकी रिपोर्ट को रद्द कर सकता है। ये बात लिखी गई है। फिफ्थ है हमारा अधिकार पर्चा, इसमें भी साफ साफ लिखा है अधिकार, यानी कि आपका क्या अधिकार है। तो इसके अंदर ये बात लिखी गई है कि किस अधिकार से व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है, यानी कि उसका क्या अधिकार है कि वो सार्वजनिक पद पर बैठा है, उसने सार्वजनिक पद पर बैठ के ये काम कर दिया तो उसको सरकार को बताना होगा। तो ये 5 प्रकार की रीट है जो अनुच्छेद 32 के तहत प्रस्तुत की जाती है हमारे सामने, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कहा जाता है कि बंदी जिसको आपने बनाया है उसको अदालत के सामने पेश करो। सेकंड है कि परमादेश, हम आदेश देते हैं कि आप ये काम करो। थर्ड है हमारा प्रतिषेध, जिसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत के कार्य को रोक सकती है। और फोर्थ है उत्प्रेषण, ये दोनों लगभग सेम ही है, जो ऊपरी निचली अदालत को दबाने की कोशिश कर रही है। उत्प्रेषण है चौथे नंबर पे, जिसका काम है निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और रिकॉर्ड मांगने की आज़ादी, सॉरी रीट। फिफ्थ नंबर पे हमारा अधिकार पर्चा है कि किस अधिकार से व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है। तो ये 5 प्रकार की रीट ही थी, जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार की रीट, लेकिन हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने का बड़ा अधिकार है, वो 6 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, 226। नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, यानी कि जो आर्मी में है उनके मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है, जैसे कि अनुशासन है, कर्तव्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। अब आर्मी को जितने हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं उतने मिलेंगे तो फिर वो थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो उनके लिए अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि संसद उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है ताकि अनुशासन है, कर्तव्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। और 34 में ये बात लिखी गई है, 34 कहता है कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, यानी कि अगर मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लगा है तो किए गए कार्यों के संबंध में संसद द्वारा बनाकर संरक्षण दे सकती है। मतलब जिसके अंदर मार्शल लॉ लगा है तो उसके अंदर जो कानून बनेंगे वो संसद तय करेगी। फिर अगला नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 हमें कहता है कि कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में कानून ओनली फॉर संसद ही बनाएगी हमारी। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 16 का थर्ड है, उसमें संसद कानून बनाएगी। 32 का थर्ड है, ये 32 का थर्ड तो हमने अच्छा वो पढ़ा ही नहीं है शायद। 33 है और 34 है। मौलिक अधिकारों के संबंधित कुछ अपराधों के लिए दंड निर्धारित करना, बस। अच्छा 35 तक तो है यार। तो आज हमने पढ़ा है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। इसमें जितने भी अनुच्छेद है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए भी और
हमारे जीवन जीने के तरीके के लिए। जीवन जीने का तरीका हमारा गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, GOVT लिखना अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये काम आएगा अनुच्छेद 12 से 35। और हमारे सामान्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हमें पता होना चाहिए अनुच्छेद 12 से 35 हमारे पास कौन कौन से अधिकार है, ये हम लोकतंत्र के अंदर जी रहे तो ये पता होना चाहिए। तो 12 से 35 तक तो आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा भाग 4 पढ़ेंगे हम, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तब तक के लिए बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छी लगे तो दोस्तों को भेजना।